वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन जो चैप्टर जो है वह शुरू किया था, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट समराइज़ कर लेते हैं कि हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। अपन ने बताया था कि सेक्स ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का ओरिजिन कहाँ होता है, किस जर्म लेयर से सेक्स ऑर्गन का ओरिजिन होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वह मेन टॉपिक रहेगा बेटा ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र। बेटा, बात करते हैं कि नर जनन तंत्र में क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है, उन संरचनाओं का काम क्या होता है, वह सभी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। बेटा, नर जनन तंत्र की डेफिनेशन तो हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन बनाएं तो नर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो जनन में काम में आती है वो सामूहिक रूप से मिलकर किसका निर्माण करती है, नर जनन तंत्र का निर्माण करती है। लिख लीजिएगा भली डेफिनेशन, हालांकि डेफिनेशन नाम की कोई ऐसी चीज़ है नहीं। लिखिएगा कि नर में पाई जाने वाली समस्त संरचनाएं नर में पाई जाने वाली समस्त संरचनाएं जो जनन में काम में आती है, जनन में काम में आती है, मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करती है, नर जनन तंत्र का निर्माण करती है। कि ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल, ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल, all the structures present in human male which are participate in reproduction are collectively form the male reproductive system। क्या है डेफिनेशन इंग्लिश में? all the structure present in human male and participates in reproduction collectively formed male reproductive system, collectively formed male reproductive system। मतलब एक मनुष्य के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक मनुष्य में नर के अंदर वे सभी संरचनाएं जो जनन में काम में आती है, वे सभी संरचनाएं मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करती है। क्लियर बेटा? अब देखते हैं कि बेटा नर जनन तंत्र के अंदर क्या क्या होता है, नर जनन तंत्र मनुष्य के अंदर कहां प्रेजेंट होता है। देखो बेटा, नर जनन तंत्र की बात करें, बेटा नर जनन तंत्र जो मनुष्य का नर जनन तंत्र होता है वह मनुष्य के अंदर इसको बोलते हैं बेटा पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? पेल्विक रीजन, श्रोणी क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? श्रोणी क्षेत्र। नर जनन तंत्र कहां पर स्थित होता है बेटा? श्रोणी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। श्रोणी क्षेत्र, पेल्विक रीजन, जो एब्डोमिनल रीजन होता है उसके नीचे की तरफ जो है आपके श्रोणी क्षेत्र देखने को मिलता है, और इस श्रोणी क्षेत्र के अंदर नर जनन
उपस्थित होता है। बेटा नर जनन तंत्र के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? नर जनन तंत्र के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, मतलब एक जोड़ी वर्षण उपस्थित होते हैं। वर्षण के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ सहायक नलिकाएं होती है। ये सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एसेसरी डक्ट्स होती है, कई सारी एसेसरी डक्ट्स होती है, वास डेफरेंस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडर्मिस। एसेसरी ग्लैंड्स होती है, कुछ ग्रंथियां जो होती है वह भी नर जनन तंत्र का भाग होती है, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या जिसे हम पेनिस के फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बाह्य जननेंद्रिय जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य भाग होती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखना बेटा, ये ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि यहां पर एक जोड़ी जो है वह टेस्टिस जो है वह प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस से नलिकाएं निकलती है, ये नलिकाएं आगे चलकर बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण करती है और एंड में ये पेनिस के थ्रू शरीर से बाहर निकलती है। इस डायग्राम को आगे जैसे जैसे अपन पॉइंट समझेंगे वैसे वैसे इस डायग्राम को भी साथ में समझते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखना बेटा, पहले हम बात करते हैं, एक यहां पर पॉइंट लिखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? टू मेन फंक्शन होते हैं, दो मुख्य कार्य होते हैं, टू मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो जो होते हैं मुख्य काम होते हैं बेटा, दो मुख्य कार्य होते हैं। और दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला जो काम होता है वह होता है आपके नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करना। क्या होता है पहला काम? नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह मुख्य काम होता है। ठीक है, एक काम है कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट स्पर्म, मेल गैमिट स्पर्म का फॉर्मेशन। दूसरा काम क्या होता है? इस नर युग्मक को मादा के जनन मार्ग तक पहुंचाना। दूसरा काम क्या होता है बेटा? नर युग्मक को मादा जनन मार्ग तक पहुंचाना। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ये जो होता है वह नर जनन तंत्र का मुख्य काम होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण वर्षण की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? टेस्टिस की सहायता से होता है। इसीलिए हम लोग टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या नेसेसरी, आवश्यक प्राथमिक जननांग या आवश्यक जननांग के नाम से जानते हैं। दूसरा जो काम होता है कि मादा जनन मार्ग तक पहुंचाने का जो काम है नर युग्मकों को, वह काम जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की सहायता से किया जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखना बेटा, अगला पॉइंट समझिएगा कि नर में जो वर्षण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि इन मेल ध्यान से समझना पॉइंट को, टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा के बाहर इन अ पाउच, एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
उदर गुहा के बाहर की तरफ एक पाउच होता है, उस पाउच के अंदर वर्षण जो है वह उपस्थित होते हैं और उस पाउच को हम लोग बोलते हैं बेटा स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम बोलते हैं। उस पाउच को स्क्रोटम या वर्षण कोश कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? वर्षण कोश कहा जाता है। इससे क्या होगा? इससे टेस्टिस को कम टेम्परेचर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर बेटा थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वह कम होता है। मेंटेन लो टेम्परेचर, मेंटेन स्क्रोटम के अंदर क्या होता है बेटा? मेंटेन रखा जाता है लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर भी एनसीईआरटी ने बिल्कुल दे रखा है। कितना लो होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो देन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वह स्क्रोटम का कम होता है। एंड दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यह जो टेम्परेचर जो होता है वह शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है। यह पॉइंट बेटा आपको समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा हूं कि नर के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, नर के अंदर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, उदर गुहा के बाहर एक पाउच के अंदर उपस्थित होते हैं। उस पाउच को वर्षण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है, देख लेना बेटा, ये पॉइंट समझ लेना। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है वह स्क्रोटम का एब्डोमिनल कैविटी से कम होता है। एब्डोमिनल कैविटी से कम होता है। और कितना कम होता है यह भी एनसीईआरटी ने दे रखा है। लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह कम होता है। और यह कम टेम्परेचर जो होता है वह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा हाथी वगैरह के अंदर, एलिफेंट के अंदर वर्षण या टेस्टिस जो होते हैं वह उदर गुहा के अंदर ही स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि हाथी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट नहीं होता। यह पॉइंट क्लियर है बेटा? अब इस पॉइंट को हम लोग स्लाइड से पढ़ लेते हैं। समझ लिया? आगे अब इसको स्लाइड से पढ़ते हैं। देखना क्या कह रहा है। इन ह्यूमन टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये बेटा आपको एब्डोमिनल कैविटी दिख रही है और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर का पोर्शन दिख रहा है। तो टेस्टिस जो होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस पाउच को क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम बोलते हैं या वर्षण कोश कहते हैं। ठीक है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को कम रखने का काम करता है। और कितना कम रखता है? जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वह कम रखता है। एंड दिस टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है पॉइंट बेटा? कि मनुष्य में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली के भीतर मौजूद होते हैं जिसे वर्षण कोश कहा जाता है। वर्षण कोश वर्षण के कम तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। वर्षण कोश क्या करेगा? वर्षण को कम तापमान देगा। कितना कम देगा बेटा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। यह चीज ध्यान रखना बेटा, सेल्सियस है। कितना है बेटा? सेल्सियस की बात ध्यान रखना। केल्विन में दे रखा होता है, केल्विन में आंसर नहीं जानना चाहिए। आंसर किस में जाएगा बेटा? डिग्री सेल्सियस के अंदर जाएगा। डिग्री केल्विन के अंदर अपन को आंसर नहीं देखना है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, अगर टेस्टिस की एनाटॉमी की बात करें, टेस्टिस की एनाटॉमी की बात करें, सबसे पहले इसकी शेप देखते हैं। टेस्टिस हर एक वर्षण का जो आकृति होती है वह अंडाकार होती है। कैसी होती है बेटा? अंडाकार, ओवल शेप की होती है। टेस्टिस की लंबाई ज्यादा और चौड़ाई जो होती है वह कम होती है। लंबाई चौड़ाई की बात करें, पहले चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी, विड्थ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। जबकि लंबाई जो होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस की क्या होती है बेटा? लंबाई जो होती है, लेंथ जो होती है, वह लेंथ जो होती है विड्थ से ज्यादा होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। टेस्टिस के चारों तरफ एक सघन आवरण
पाया जाता है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। यहां तक आई थिंक सभी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं बेटा। हर एक टेस्टिस में, इन ईच टेस्टिस, पॉइंट को समझिएगा, ठीक है बेटा। इन ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250। इन ईच टेस्टिस अप्रोक्सीमेट 250 कंपार्टमेंट आर प्रेजेंट। कंपार्टमेंट कोस्ट जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इन कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोला जाता है बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। हर एक कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक लोब्यूल में, इन ईच लोब्यूल अप्रोक्सीमेट 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वह प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा। इन ईच लोब या इन ईच लोब्यूल 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट। शुक्रजनक नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वह प्रेजेंट होती है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, इट इज द साइट ऑफ फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या होता है बेटा? स्थल होता है। शुक्र जनन का स्थल होती है। कौन? शुक्रजनक नलिकाएं। क्या होती है बेटा? शुक्रजनक नलिकाएं शुक्र जनन का स्थल होती है। पॉइंट को वापिस समझना बेटा। हर एक वर्षण में लगभग 250 कंपार्टमेंट कोस्ट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। एक वर्षण के अंदर 250 कंपार्टमेंट, दोनों वर्षण के अंदर कितना होगा? ये तो एक की बात कर ली। अगर हम लोग बोथ टेस्टिस की बात करें तो बोथ टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट तो कितने हो गए बेटा? कंपार्टमेंट या जिसे हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है वह कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके लगभग 500। इज दैट क्लियर? कितने हो जाएंगे? 500। फिर क्या कह रहा है? इन ईच लोब्यूल 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। तो एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3, एक टेस्टिस के अंदर कितनी हो जाएगी? 1 से 750। दोनों के अंदर कितनी हो जाएगी? 2 से 1500। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 1 से 750 पर टेस्टिस। या टोटल की बात करें तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2 to 1500 दोनों टेस्टिस के अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगी। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या जो शुक्रजनक नलिका होती है, शुक्रजनक नलिका क्या बोलते हैं इसको बेटा? हिंदी के अंदर बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। ये जो शुक्रजनक नलिका होती है यह शुक्र जनन का स्थल होती है। क्या होती है बेटा? शुक्र जनन का स्थल होती है। शुक्र जनन का स्थल होती है। क्लियर है कहानी यहां तक? चलें आगे, इसको अब लोग इस नोट से पढ़ते हैं। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस के अंदर आपको इस प्रकार की पालिकाएं दिखाई देती है। जैसे बेटा ये एक पाली हो गई, ये दूसरी पाली हो गई, ये तीसरी पाली हो गई, ये चौथी पाली हो गई। इस प्रकार लगभग 250 कंपार्टमेंट जो होते हैं हर एक टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग वर्षण पालिकाएं या टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम से जानते हैं। ठीक है। इन ईच लोब्यूल, और हर एक लोब्यूल के अंदर, इस एक के अंदर लगभग 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। जिसके अंदर क्या बनते हैं बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्लियर है बेटा? प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वर्षण पालिकाएं कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक वर्षण पालिका में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, जिनमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल कहानी क्लियर है?
एक एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी का लिया हुआ है, अच्छे तरीके से विजुअल इफेक्ट की सहायता से आपको पढ़ाया जा रहा है। मजे से पढ़िए, हर चीज आपकी यहां पर क्लियर होगी। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ दो प्रकार की सेल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ आपको दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेगी। एक कोशिका का नाम है मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी कोशिका का नाम है सर्टोली सेल्स। ये बेटा मैं कह रहा हूं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मैंने यहां से अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो आपको कुछ इस प्रकार की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देती है। इसके अंदर मोटे मोटे तौर पर आप देखो तो आपको दो प्रकार की जो है वह कोशिकाएं दिखाई देती है। एक कुछ कोशिकाएं आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ये वाली कोशिकाएं, ये वाली कोशिकाएं, ये वाली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं बेटा, इन कोशिकाओं को कहा जाता है मेल जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मेल जर्म सेल्स, या इनको बोलते हैं नर जनन कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, नर जनन कोशिकाएं। नर जनन कोशिकाएं क्या करती है, नर जनन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियम के अंदर आगे चलकर मियोसिस होता है। क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है और ये आगे चलकर स्पर्म का निर्माण करती है। नर जनन कोशिकाओं में क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये आगे चलकर क्या बनाती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। दूसरी होती है कोशिकाएं जिन्हें हम लोग सर्टोली सेल्स बोलते हैं। बेटा कई किताबें इनको नर्स सेल भी कहती है। क्या बोलती है बेटा, नर्स सेल्स भी कहती है। न्यूट्रिटिव, ये क्या करती है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोगोनिया को। दे गिव्स न्यूट्रिशन टू दी स्पर्मेटोगोनिया। इज दैट क्लियर। क्या कह रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको दो प्रकार की सेल्स देखने को मिलेगी। एक होती है नर जनन कोशिकाएं जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और दूसरी जो कोशिकाएं होती है, ये आपको बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं दिख रही है, ये इस बड़े आकार की जो कोशिकाएं दिख रही है, ये वाली कोशिकाएं, ये वाली कोशिकाएं जो होती है, यह सर्टोली सेल्स या नर्स सेल कहलाती है, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्लियर है कहानी यहां तक। न्यूट्रिशन प्रोवाइड, पोषण प्रदान करने का काम करती है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन मतलब क्या है बेटा, पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। चलें आगे, चलते हैं बेटा आगे। अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, मियोसिस एंड स्पर्म फॉर्मेशन और सर्टोली कोशिका, दोनों का काम वही समझा रहा हूं बेटा। हमने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली कोशिका जिसको हम लोग मेल जर्म सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल या नर जनन कोशिका। हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, नर जनन कोशिका। इस नर जनन कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यह शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्या ये यही पॉइंट है बेटा, द मेल जर्म डिवाइड्स बाय मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। नर जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके द्वारा किसका निर्माण होता है बेटा, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरी कोशिकाएं जो होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं सर्टोली कोशिका। पहली कोशिका तो कौन सी होती है बेटा, मेल जर्म सेल, और दूसरी सेल्स जो होती है जिन्हें हम लोग सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल्स बोलते हैं, इसे हम लोग नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। नर्स सेल, ठीक है। नर्स सेल्स क्या करती है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, मेल जर्म सेल्स जो होती है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल। सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वह जनन कोशिकाओं को, जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। बेटा देखना, अगर ऑप्शन के अंदर कई बार सर्टोली कोशिकाओं के पोषण का काम आता है और ऑप्शन के अंदर अगर जनन कोशिकाएं ना लिखा हो और शुक्राणु लिखा हो, विकसित हो रहे शुक्राणु लिखा हो, तो भी आंसर जो है वह सही माना जाएगा। क्लियर है कहानी बेटा। चलें आगे, अगला पॉइंट समझिएगा बेटा।
बेटा देखना, ये हो गई आपके एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये हो गई दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गई तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गई चौथी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो भाग होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो भाग होता है, उस भाग को अंतराली अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतराली अवकाश। द रीजन आउटसाइड दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज इंटरस्टिटियल स्पेस। क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश कहते हैं। इस अंतराली अवकाश के अंदर ये जो है इसको बोलते हैं बेटा अंतराली अवकाश। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ का जो अवकाश है वहां पर कुछ खाली जगह पाई जाती है जिसे हम लोग अंतराली अवकाश या इंटरस्टिटियल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल या लेडिग सेल। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिटियल या लेडिग सेल। यहां पर आपको कुछ विशेष प्रकार की सेल्स जो है वह दिखाई दे रही है इस अवकाश के अंदर। इन कोशिकाओं को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं लेडिग सेल्स, या इसे ही हम लोग इंटरस्टिटियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका कहते हैं। इंटरस्टिटियल सेल या अंतराली कोशिका कहते हैं। साथ में ही यहां पर कुछ ब्लड वेसल्स जो है वह भी प्रेजेंट होती है। अब देखना बेटा, अब यहां पर आपके माइंड के अंदर आनी चाहिए, एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर लेडिग कोशिकाओं का काम क्या होता है। तो बेटा लेडिग कोशिकाएं जो होती है, लेडिग कोशिकाओं के द्वारा नर वर्षण के द्वारा एक जो हार्मोन है जिसे हम लोग टेस्टिकुलर हार्मोन्स कहते हैं, टेस्टिकुलर एंड्रोजन कहते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। ये लेडिग सेल्स है, लेडिग सेल्स के द्वारा एंड्रोजन एक हार्मोन जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। हालांकि इस अंतराली अवकाश में आपको ब्लड वेसल्स के साथ साथ कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी प्रतिरक्षात्मक इम्यूनिटी से संबंधित कुछ एजेंट भी जो है इस अंतराली अवकाश में देखने को मिलते हैं। क्या पॉइंट कह रहा है बेटा? लेडिग सेल्स की बात करेंगे। लेडिग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। लेडिग कोशिकाएं एंड्रोजन नामक वर्षण हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? एंड्रोजन नामक वर्षण हार्मोन। एंड्रोजन नामक वर्षण हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हालांकि अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इंटरस्टिटियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर कुछ अन्य प्रतिरक्षात्मक रूप से सक्षम कोशिकाएं भी उपस्थित होती है। क्लियर है यहां तक कहानी? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दो चीजें बात कर ली, अंदर वाली कोशिकाएं और बाहर वाली कोशिकाएं। अंदर कौन सी होती है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करती है? सर्टोली सेल्स मेल स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करने का काम करती है। स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल क्या होती है? मियोसिस के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। बाहर का स्पेस इंटरस्टिटियल स्पेस, जिसके अंदर क्या होती है? लेडिग कोशिकाएं होती है। लेडिग कोशिकाएं नर जनन हार्मोन एंड्रोजन का निर्माण करती है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलें बेटा आगे। अब बात करते हैं सेकंड, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं, पुरुष की लिंग में लिंग सहायक नलिकाएं। पहले तो बेटा इसका काम क्या होता है? इन नलिकाओं का काम शुक्राणुओं के स्थानांतरण से संबंधित होता है। मेन काम क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में, स्पर्म के या शुक्राणुओं के स्थानांतरण में क्या होते हैं? सहायक होती है। शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायक जो है नलिकाएं होती है, स्थानांतरण में सहायक होती है। ठीक है बेटा, कौन कौन सी होती है बेसिकली? ये बेसिकली आपके रेटे टेस्टिस या जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं वर्षण जालिका, शुक्रवाहिकाएं वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस अधिवर्षण और वास डेफरेंस शुक्रवाहक। 4 प्रकार की एसेसरी डक्ट्स होती है जो शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायता करती है। देखो बेटा ये वर्षण है और ये वर्षण के अंदर क्या है बेटा?
इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इससे क्या निकलती है? रेटे टेस्टिस निकलती है। रेटे टेस्टिस आगे चलकर वास्ट डेफरेंस, वास्ट डेफरेंस से आगे चलकर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, रेटे टेस्टिस एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस वास्ट एफरेंस में, वास्ट एफरेंस एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस वास्ट डेफरेंस। इस तरीके से ये आगे जो है चलती रहती है। आगे हम पढ़ेंगे कि शुक्राणुओं का स्थानांतरण किस तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, ये जो सहायक नलिकाएं होती है, इनका काम क्या होता है? जैसे हमने कहा कि इनका काम शुक्राणुओं के स्थानांतरण से संबंधित होता है, साथ में ही ये शुक्राणुओं के स्थानांतरण के साथ साथ शुक्राणुओं के संग्रहण में भी क्या करती है? सहायता करती है। क्या पॉइंट कह रहा है बेटा? दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दी स्पर्म। ये डक्ट क्या करती है? डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, ये देखो बेटा, इस डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं। ये आपको वर्षण है, ये क्या है? टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर शुक्रजनक नलिका उपस्थित होती है, जहां पर शुक्रजनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होती है, और यहां से एक नलिका निकलती है। इस नलिका को बोलते हैं वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस आप लोग देखो बेटा, ये वास डेफरेंस आगे चलकर इस तरीके से होकर पेनिस के थ्रू बाहर निकलती है एक छिद्र के द्वारा। इस छिद्र को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो शुक्राणु को वर्षण से लेकर इस छिद्र तक लाने का काम, और बीच बीच में कई जगह पर शुक्राणु का स्थानांतरण भी होता है, यह सब काम किसका होता है? एक्सेसरी डक्ट्स का होता है। दी यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा जो होती है वह यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है, एंड एक्सटेंड थ्रू दी पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन बनेगा उसको लाने का काम कौन करता है? यूरेथ्रा करता है। और यूरेथ्रा इसके साथ, इस सहायक नलिकाओं के साथ जुड़कर यूरिनोजेनाइटल पोर की सहायता से बाहर की तरफ खुलता है। इस पोर को हम लोग यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। क्लियर है कहानी यहां तक? आगे देखते हैं बेटा, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बेटा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया या पुरुष बाह्य जननेंद्रिय, मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर बाह्य जननेंद्रिय के रूप में कौन काम करता है बेटा? काम करता है बेटा पेनिस या पीनस, जिसे हम लोग बोलते हैं। हिंदी में इसको लिखते हैं सिस्टन। सिस्टन जो होता है, पेनिस जो होता है, इट इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। यह जो होता है विशेष प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है, और जब इन उत्तकों के अंदर ब्लड फिल होता है, ब्लड फिल हो जाता है, तो पेनिस का इरेक्शन होता है, और इरेक्शन जो होता है वह इनसेमिनेशन के लिए, वीर्य सेचन के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। लिखिएगा बेटा, देखना, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस विच इज हेल्पफुल इन इरेक्शन, इंसेमिनेशन। शिश्न जो होता है पुरुष का बाह्य जननेंद्रिय है, यह विशेष प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है, कॉर्पस स्पोंजियोसम और कॉर्पस कवरेनोसा। ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब इन उत्तकों के अंदर ब्लड का फिलिंग हो जाता है, ब्लड भर जाता है, तो इस जो शिश्न जो है वह इरेक्ट हो जाता है। और शिश्न का इरेक्शन किसके लिए जरूरी है? शिश्न का इरेक्शन इंसेमिनेशन के लिए जरूरी है। यहाँ पे पॉइंट भले लिख लीजिएगा कि इरेक्शन ऑफ पेनिस इज नेसेसरी फॉर इंसेमिनेशन। लिख लो भले इस पॉइंट को, इरेक्शन ऑफ पेनिस, उत्थान बोलते हैं जिसको, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज नेसेसरी फॉर इंसेमिनेशन। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, ये एक पेनिस की संरचना है। इस पीनस की संरचना के अंदर पीनस का जो आगे वाला पोर्शन होता है ना बेटा, आगे वाला पोर्शन जो होता है वह थोड़ा सा फूला हुआ होता है, थोड़ा सा एनलार्ज्ड होता है। इस आगे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांस पेनिस बोलते हैं।
इस ग्लांस पेनिस के ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन का लूज फोल्डिंग्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा फोर स्किन, अग्र त्वचा के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा हूं बेटा कि द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस विच इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। ठीक है बेटा, पेनिस का एनलार्ज एंड तो क्या है, ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस के ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन जो होती है वह प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग फोर स्किन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, फोर स्किन नाम से जानते हैं। शिश्न का बड़ा हुआ सिरा शिश्न मुंड कहलाता है, जो त्वचा की एक ढीली तह से ढका रहता है, झिली तह से ढका होता है, जिसे हम लोग अग्र त्वचा या फोर स्किन कहते हैं। ढका होता है, तह से ढका होता है, ये बेटा 2 बार आ गया है, ठीक है, जिसे हम लोग अग्र त्वचा कहते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा। नेक्स्ट है बेटा मनुष्य के अंदर सहायक ग्रंथियां, पुरुष सहायक ग्रंथियां या मेल एसेसरी ग्लैंड्स। बेटा देखना, मनुष्य के अंदर अगर सहायक ग्रंथियों की बात करें, ये थोड़ा बेटा एक ही है, ठीक है ना, ये डायग्राम थोड़ा सा एक ही मानना है इसको, इस तरीके, एक इधर, हालांकि थोड़ी सी पाली बना दो भली, 2 इधर, 1 इधर, ठीक है बेटा। एक मनुष्य की जनन से संबंधित जो सहायक ग्रंथियां होती है, उसके अंदर आपको 3 ग्रंथियां याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो होती है सेमिनल वेसिकल, जिसे हम लोग शुक्राशय कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्राशय। और शुक्राशय कितना होता है बेटा? शुक्राशय ये होती है संख्या के अंदर 2। शुक्राशय कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। एक आपको यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलती है। एक क्या देखने को मिलती है? प्रोस्टेट ग्रंथि देखने को मिलती है। और आपको इस प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की तरफ बिल्कुल छोटी सी मटर के बीज के आकार की 2 ग्रंथियां देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। क्लियर है पॉइंट बेटा? ध्यान से समझना बेटा कि पुरुष की सहायक ग्रंथियों के अंदर 3 चीजें हैं। कौन कौन सी बेटा? 1 पेड ऑफ सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट है, और 2 ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। इन तीनों ग्रंथियों का स्त्राव जो होता है वह सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है, सीमन कहलाता है, जिसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं। इसको लिख लो बेटा, पॉइंट को यहां पर समझना। क्या क्या होता है बेटा? एक पहली चीज तो क्या होती है बेटा? सेमिनल वेसिकल। पहली चीज तो होती है बेटा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल संख्या में कितनी होती है? ये होती है बेटा 2 होती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में कितनी होती है? इनका नंबर भी कई बार पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 होती है। तीसरी जो होती है वो होती है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितनी होती है बेटा? 2 होती है। इन तीनों ग्रंथियों का जो स्त्राव है, इन तीनों ग्रंथियों का जो स्त्राव है या इन तीनों ग्रंथियों का जो सिक्रेशन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक तो इसके अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है बेटा, फ्रुक्टोज शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा इसके अंदर कैल्शियम आयन होते हैं, और तीसरा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। अब देखना बेटा, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन जो होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वह पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। कब? कॉपुलेशन के समय। ये आई थिंक दिख नहीं रहा है बेटा, ठीक है, तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। क्या है बेटा? इसका जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन helps in lubrication of penis,
फॉर इजी इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इजी तरीके से हो इसलिए वह पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तीनों ग्रंथियों का स्त्राव तो सेमिनल प्लाज्मा कहलाएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो स्त्राव होता है वह पेनिस के लुब्रिकेशन में सहायता करता है। क्लियर पॉइंट बेटा? ये पॉइंट सब चीज क्लियर हो गई बेटा अपन ने कि सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट दी सेमिनल प्लाज्मा और सीमन विच इज रिच इन फ्रक्टोज। सेमिनल प्लाज्मा को सीमन कहते हैं, रिच इन फ्रक्टोज एंड certain enzymes and also possess calcium. The secretion of bulbourethral glands also help in lubrication of penis. शिश्न के स्नेहन में सहायता करता है। क्या है बेटा? लुब्रिकेशन मतलब शिश्न के स्नेहन में, शिश्न के स्नेहन में मदद करता है। क्लियर है बेटा कहानी यहां तक? नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिर देखो बेटा, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म के पाथवे को समझते हैं। बेटा बिल्कुल इजी है, स्पर्म का पाथवे बिल्कुल इजी तरीके से देखना है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वह रेटे टेस्टिस की सहायता से वासा एफ्रेंसिया के अंदर ओपन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें खुला? रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस किसके अंदर खुला? वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया क्या करती है? टेस्टिस से बाहर आती है और किसमें खुल जाएगी? वासा एफ्रेंसिया जो है, यहां तक की चीजें जो है ये टेस्टिस के अंदर है, यहां तक की चीजें जो है वह इनसाइड टेस्टिस से। क्या है बेटा? इनसाइड टेस्टिस से। और वासा एफ्रेंसिया जो है वह आउटसाइड टेस्टिस से। अब यहां से ये वासा एफ्रेंसिया जो है यह टेस्टिस से बाहर आती है, टेस्टिस बाहर आती है और एपिडिडाइमिस के अंदर जाकर खुल जाती है। किसके अंदर जाकर खुलेगी? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहां प्रेजेंट होता है बेटा? एपिडिडाइमिस जो होता है वह टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमिस? एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। यह एपिडिडाइमिस क्या करता है? वास डेफरेंस के ऊपर, वास डेफरेंस के अंदर जाके मिल जाएगा और ये वास डेफरेंस क्या करेगा? एक लूप का निर्माण करता है। कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। इस वास डेफरेंस में एक और नलिका आकर मिलती है। वो नलिका कहां से आती है? यूरिनरी ब्लैडर से आती है। कहां से आती है? यूरिनरी ब्लैडर से, या सॉरी सेमिनल वेसिकल से। और ये दोनों मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में यूरेथ्रा में ओपन अप होते हैं। अब इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं बेटा। शुरुआत का ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, टेस्टिस से बाहर की तरफ रेटे टेस्टिस थी। रेटे टेस्टिस जो है आगे आई, रेटे टेस्टिस आगे चलकर वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, और वास डेफरेंस जो होता है वह यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ रहा है। यूरिनरी ब्लैडर और से जो निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा? वास्ट यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को ले जाने वाली नलिका जो है वह इस वास्ट डेफरेंस के साथ जुड़ जाएगी और उसके बाद सेमिनल वेसिकल से भी एक नलिका आती है। ये आगे चलकर जो है यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस के माध्यम से शरीर से बाहर जो है वह चली जाती है। तो ये हम लोगों ने पाथवे जो है बहुत इजी तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेटा। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपको पाथवे जो है वो ध्यान रखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है बेटा? तो ये सब चीजें जो थी आज आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित थी। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? निम्न में से कौन सा प्राथमिक यौन अंग है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है। विच प्रोड्यूस्ड गैमीट्स, जो क्या बनाती है बेटा? गैमीट्स का निर्माण करते हैं। वर्ण कोष, पेनिस, टेस्टिस या प्रोस्टेट ग्लैंड। वर्ण कोष के अंदर तो वर्ण स्थित होते हैं, वर्ण कोष के अंदर शुक्राणु नहीं बनते हैं। पेनिस
एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में काम करता है। आंसर क्या चला जाएगा बेटा, टेस्टिस जो है वह आंसर चला जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड सहायक ग्रंथि होती है, ना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वर्ण जो होता है वह प्राथमिक जननांग होता है। वर्ण के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मेन काम क्या होता है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दी गैमेट। ट्रांसपोर्ट दी गैमेट, गैमेट के स्टोर में और उसके स्थानांतरण में सहायक होते हैं। वर्ण से तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यह प्राथमिक जननांग है। ओवेरी, यह भी अंडाणु का निर्माण होता है, प्राथमिक जननांग होता है। वास डेफरेंस या जिसे हम लोग शुक्र वाहिका कहते हैं, यह क्या होता है, शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायक होता है। शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायक होता है, और वह चीज जो युग्मकों के स्थानांतरण में सहायता करती है उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। इज दैट क्लियर बेटा? देखो बेटा, हाथों हाथ क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर अप हो। ये इसके आंसर है जो हम लोगों ने ऑलरेडी लगा लिए हैं और एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इन मैमल्स मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस एट अ टेम्परेचर। स्तनधारी प्राणियों में शुक्राणुओं का परिपक्व किस तापमान पर होता है? हम सब जानते हैं कि एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, या अगर अपन लोग बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर देखें, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर की बात करें, वह ज़्यादा होता है, जबकि स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है वह क्या होता है बेटा, कम होता है। और कितना कम होता है बेटा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह कम होता है। तो उसके हिसाब से आंसर देख लीजिएगा बेटा, इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी, शरीर के बराबर नहीं बेटा। हायर देन दैट ऑफ बॉडी, नहीं बेटा, शरीर से अधिक नहीं, कम तापमान पर होता है। लोअर देन दैट ऑफ बॉडी, शरीर से कम तापमान पर जो है। सी ऑप्शन आपको मिल गया है यहां पर, तो यही इसका आंसर है। क्लियर है चीज बेटा? ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय दी। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है? लेडिग सेल्स, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, या ऑल ऑफ दिस। टेस्टोस्टेरोन यह जो है टेस्टिकुलर हार्मोन है, जिसे हम लोग एंड्रोजन भी कहते हैं। तो एंड्रोजन का निर्माण किससे होता है? अपन सब जानते हैं एंड्रोजन का निर्माण लेडिग कोशिकाओं से होता है। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? दे आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिटियल स्पेस। इंटरस्टिटियल स्पेस, अंतराली अवकाश के अंदर ये कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, और इसके द्वारा आपके नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। सर्टोली कोशिकाएं तो पोषण प्रदान करने का काम करती है। ये क्या करती है? सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं अपन सब जानते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, अभी पढ़ा है हमने, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रदान करेगी। स्पर्मेटोगोनिया करेगा, क्या करेगा बेटा? यह इसके अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस से ये क्या बनाते हैं बेटा? स्पर्म बनाते हैं। तो आंसर जो है वह आपका लेडिग कोशिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखी थी, तो ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्पर्मेटोगोनिया थे, और इस स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच के अंदर आपको सर्टोली सेल्स जो है वह दिखाई देती थी। सर्टोली सेल्स क्या करती थी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी स्पर्मेटोगोनिया को। तो पहले का उत्तर है बेटा लेडिग सेल्स, दूसरे का उत्तर है सर्टोली सेल्स। पहले का लेडिग सेल्स, दूसरे का सर्टोली सेल्स। कोई दिक्कत? चलें आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन।
शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? बेटा शुक्राणुओं का निर्माण हम सब जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर होता है। इसलिए इसको साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन का स्थल क्या बोलते हैं बेटा? शुक्र जनन स्थल के नाम से भी जानते हैं। शुक्र जनन स्थल कौन होता है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल इज, फंक्शनल यूनिट मनुष्य के वर्षण की क्रियात्मक इकाई कौन होती है? क्रियात्मक इकाई का मतलब किसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है? शुक्राणु निर्माण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो बेटा अपन सब जानते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण जो है वह शुक्रजनक नलिका के अंदर होता है। तो ट्यूनिका एल्बुजिन, ये बिल्कुल आगे चला गया था मैं, शुक्रजनक नलिका, ट्यूनिका एल्बुजिन वगैरह ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, तो जो पढ़ा है वो आंसर है, शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा होता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखना, विच इज अनपेड ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन? कौन सी अनपेड ग्लैंड होती है बताइए बेटा? सेमिनल वेसिकल 2 होती है, प्रोस्टेट 1 होती है, काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये 2 होती है। इसी को बेटा अपन लोग बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। अनपेड कौन सी हो गई बेटा? अनपेड जो होगी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वह अनपेड होती है। कॉमन डक्ट देख लेते हैं, इसका आंसर जो है वह अनपेड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डेफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इज? बताइए बेटा, वास डेफरेंस, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डेफरेंस, वास डेफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल जुड़कर, सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट निकलती है, ये डक्ट जुड़कर जो है आप सभी जानते हैं क्या बनाती है बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। स्खलन नलिका, स्खलन वाहिका या स्खलन नलिका हिंदी में जिसको स्खलन नलिका का निर्माण करती है। क्लियर है बेटा? ये इसका आंसर है और एक्सप्लेनेशन है बेटा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तब तक आप लोग, चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, नहीं तो क्या होता है बेटा हम लोग कई बार भूल जाते हैं। तो आप लोग आराम से बेटा अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा, श्योर कह रहा हूँ बेटा। आप लोग अच्छे तरीके से, एक मिनट, स्टोरेज न्यू सेशन, और यहाँ पर बेटा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो है आपका लेक्चर 2 जो है इसके नोट्स के साथ आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा ऐप के अंदर। आराम से पढ़ते रहिए। आगे हम लोग जो है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।